Hello students, welcome to the third video of this series of this very important chapter electricity. इससे पहले दो वीडियोस में हमने बात की है, हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन भी हमने किया है और देखा है कि सर्किट डायग्राम्स में जब हम चीज़ें ड्रॉ करेंगे जैसे एम मीटर, वोल्ट मीटर एटसेट्रा, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। तो ये पहले दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वीडियो समझने के लिए। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बात करता है रिलेशन बिटवीन V एंड I। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देख लो, या तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि ये V और I क्या है। तो V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है करंट। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या। तो हमने देखा था कि अगर ये पानी फ्लो होना है तो मुझे डिफरेंस इन लेवल लाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं डिफरेंस इन लेवल लाता हूं, मतलब इसको ऊपर कर देता हूं और ये नीचे है, तो ये डिफरेंस इन लेवल, इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे ही यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे कम करता हूं तो फ्लो होना कैसे होगा। सो ऑल दोज रिलेशंस वी विल टॉक अबाउट हियर इन ओम्स लॉ। नाउ वॉट एवर ओम, मिस्टर ओम और डॉक्टर ओम सेज, वो बात की बात है। पहले आप लॉजिकली मुझे बताओ कि हीट फ्लो होने के लिए, हमने इससे पहले बात किया है, हीट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। एयर फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए। वैसे ही हमको करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये देखो, अभी कोई लेवल डिफरेंस नहीं है तो कोई पानी फ्लो नहीं होगा। जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस बढ़ाता हूं, पानी फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही मैं डिफरेंस और बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो पानी का करंट बढ़ जाएगा, राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे मैं देखता हूं कि करंट बढ़ने लगता है। ओके, सो ये चीज ओम ने एग्जैक्टली मैथमेटिकली बताया और वो ये था कि V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज करंट। नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझो। इफ V increases then I increases। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जो इसके साथ हो रहा है वो ही इसके साथ भी होगा। डायरेक्टली साथ में है, वो दोस्त है वो अगर V बढ़ेगा तो I को भी बढ़ना ही है, साथ में ही जाना है। ओके, उसके बाद इफ V decreases then I decreases, साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और देखते हैं हम लोग। ओके, सो V इज इक्वल टू, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी जगह इक्वल टू साइन डाल दूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को मैं फिलहाल K बोलता हूं और ये I आएगा। ओके, नाउ दिस इज अ स्पेशल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम लोग R बोलते हैं। ओके, सो जनरली यू विल सी दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू IR। सो R एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको कभी कभी लोग जनरली बाद में लिखते हैं। बट एनीवे, आप समझो ये बात कि V इज इक्वल टू, अगर मैंने किया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दी तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसको रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी आने वाले कुछ मिनटों में। बट जस्ट सी दिस दैट यहां पर एक कांस्टेंट आने वाला है। डू यू एग्री विद दिस? ओके, सो हमको इससे क्या बात समझ में आई, नंबर 1 ये समझ में आया कि अगर एक कांस्टेंट डालेंगे तो एक R आएगा। ओके, दूसरी बात समझने की ये है कि जब भी आप ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी देखो, सो व्हाट आई विल डू इज, ये देखो V upon I is a constant
है ना, V अपॉन आई इज अ कांस्टेंट। अब सपोज मैं V की वैल्यू बदलता हूं तो I की वैल्यू भी बदलेगी। कैसे? मुझे V अपॉन आई कांस्टेंट चाहिए ना, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब बढ़ा दिया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट रहना चाहिए ना। सो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम थिंग। सो बेसिकली बात ये है कि V अपॉन आई इज अ कांस्टेंट। ओके, नाउ इफ यू सी दिस, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास V और I की एक वैल्यू है, एक वैल्यू इसकी, एक वैल्यू इसकी, ओके, इनिशियली, और थोड़े एक्सपेरिमेंट चेंज करने के बाद मुझे V की वैल्यू कुछ और मिलती है, तो I की वैल्यू भी कुछ और मिलेगी। अब ये जो दोनों वैल्यूज होंगी, दे विल मेक श्योर दैट V अपॉन आई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, और भी V3 अपॉन I3, V4 अपॉन I4। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये जो रेशियो है इज अ कांस्टेंट, तो इसके लिए भी वही रेशियो आएगा, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, देखो नदी में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो पानी नहीं बहेगा। बट सपोज 1 डिग्री का इंक्लिनेशन है तो पानी थोड़ा स्पीड में बहेगा, 10 डिग्री के इंक्लिनेशन में और स्पीड में बहेगा, 50 डिग्री के इंक्लिनेशन में और जोर से बहेगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। क्लियर है? नाउ यू हैव टू मैथमेटिकली अंडरस्टैंड दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V अपॉन I इज अ कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, ये सब कुछ एक ही सिंगल वैल्यू होगी। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है R। देखो ये कांस्टेंट क्या है? V अपॉन आई करोगे तो R आ रहा है, और R क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात? सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट कर लो, और इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसको रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हम देखेंगे। ओके, सो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करें? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले एक काम करते हैं, हम पहले इसका यूनिट देखते हैं। हमने तो यूनिट ही नहीं देखा, तो चलो यूनिट कहाँ लिखूं? यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो यूनिट क्या है? सो R इज इक्वल टू V बाय आई। यस, नाउ हम लोग वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में लिखते हैं, तो ये हो गया वोल्ट। और I क्या हो जाता है? I किसका यूनिट क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। क्या है ये यूनिट? ओम। तो आप लिखते हैं इसको ओमेगा, इट्स अ ग्रीक लेटर ओमेगा, तो आपने इसको ओमेगा लिख दिया और इसको बोलते हैं ओम। डोंट से ओमेगा, से ओम। ओके, तो ये है वोल्ट, ये है एम्पियर। सो नाउ इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt and current 1 ampere flows, then this resistance is called 1 ohm. Okay, so somebody might ask you, what is 1 ohm resistance? So you will say 1 ohm resistance is when potential difference between 2 points is 1 volt and current 1 ampere flows, that is defined as 1 ohm resistance. Okay, now अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करते हैं, देखते हैं शायद थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दैट इज ऑन पेज नंबर 221। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? दे आर सेइंग व्हेन अ 12 volt battery is connected across an unknown resistor, you don't know the resistance. Okay, there is a current of 2.5 milliampere. So they are saying कि एक बैटरी है लगाई हुई जिसका कुछ वोल्टेज दिया हुआ है और कुछ करंट फ्लो हो रहा है। Then you have to find the resistance, the value of resistance of the resistor. Resistor मतलब जो चीज में रेजिस्टेंस होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यूज दे रहे हैं वो लोग। कहाँ करूँ? यहाँ सॉल्व कर लो। चलो यहाँ करते हैं। R is question mark, V is equal to 12 volt and एम्पियर मतलब कि करंट I
इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। नाउ रिमेंबर मिली, जब भी आप मिलीग्राम देखो मतलब समझ लो 10⁻³ ग्राम। जब भी आप मिली लीटर देखो तो समझ लो 10⁻³ लीटर। मिली का मतलब 10⁻³। सो इसका मतलब हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। समझ गए? दिस क्वेश्चन इज नंबर 8। सॉल्व कर लेंगे सॉल्व। चलो बताओ। R इज इक्वल टू V बाय I। चलो डालेंगे 12 वोल्ट अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नाउ वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या देता है? ओम। सो ये लिख लिया ओम। ओके, अब ये हो गया 12 अपॉन 2.5 और ये जो 10⁻³ है वो ऊपर आ जाएगा और बनेगा 10⁻³ क्लियर है ना? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, जिसको आप लिख सकते हो 4800 ओम। So what is the value of the constant we are talking about according to Ohm's law? That is 4800 ohm. Again, इसको रेजिस्टेंस क्यों बोला गया है वो हम देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? V इज इक्वल टू आई आर। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। RI बोलो, IR बोलो, जो आपको अच्छा लगे। V इज इक्वल टू आई आर। बस इसमें R निकालना था, ये दोनों दिया था, हो गया क्लियर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। चलो आगे बढ़ के हम लोग क्वेश्चन करेंगे नंबर 3 करते हैं। चलो हटा दें इसको, हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है पेज नंबर, लेट मी सी, हाँ, दैट कम्स ऑन पेज 209। ओके, आई होप आपके सामने बुक है, नहीं है तो मैं आपको डिक्टेट कर ही रहा हूं। सो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, मतलब इस R को कांस्टेंट रहने दो। सो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि वो जो वायर है या जो भी है जिसका रेजिस्टेंस है, जिसमें से करंट फ्लो होना है, उसको फिक्स्ड रखो, वायर चेंज मत करो। ओके, बाकी रेजिस्टेंस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, so let the resistance of an electric component remain constant while potential difference across two ends, मतलब कि V decreases to half its formal value, मतलब ये वैल्यू कम हो गई। ओके, हाफ हो गई। तो अगर ये हाफ हो गया तो दे आर सेइंग व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट। मुझे आप बताओ, अगर V कम हो गया तो करंट भी कम हो जाएगा। ओके, सो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि पहले जो करंट था वो करंट कम हो जाएगा। देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो पानी कम फ्लो होगा ना, करंट कम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि V1 इनिशियली V1 कितना है, चलो लेट्स से कि पहले इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस V1 जो है वो भी है। करंट I1 कितना है, I है, बोल देते हैं। ओके, अब बताओ V2 पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हुआ। अब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया है, उन्होंने V1/2 कर दिया है, मतलब इसका हाफ कर दिया है, तो मैं इसको बोल दूं V/2। क्लियर है? एंड व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग I2। सो V1 V है अगर, और इनिशियली करंट I है, तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो करंट का क्या होगा। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे ये प्रोपोर्शनलिटी देख के कि अगर ये हाफ होगा तो ये भी हाफ हो जाएगा। बट आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखना है। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट, चलो मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। V/I इज कांस्टेंट। क्या V/I कांस्टेंट है? क्या V/I R होता है? और उन्होंने R को कांस्टेंट बताया, तो ये जो है V/I इज अ कांस्टेंट R। क्लियर? मैंने आपको बताया था जब ऐसा होगा तो आप इसको 1 1 2 2 ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? सो मैंने क्या कर लिया, V1/I1 V2/I2
ये दोनों मिलके आर है ना, ये भी और ये भी दोनों कांस्टेंट आ रही है, एक ही कांस्टेंट है, तो बस इसमें वैल्यूज डाल दो, हमको आर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स फाइंड आउट। सो व्हाट इज V1? V, I1 I, व्हाट इज V2? V/2 एंड I2 हमको नहीं मालूम। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे करेंगे। सो लेट्स सी, Vi2 इज इक्वल टू Vi/2 है ना, Vi2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Vi/2। सो V और V कैंसिल हो गया, तो आपको I2 की वैल्यू कितनी आती है? I2 की वैल्यू आती है I/2 है ना। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो अगर हमारा V आधा हो गया तो करंट भी आधा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेसिकली वो लोग क्या बोलते हैं कि तू जो करेगा वही मैं करूंगा, तू आधा तो मैं भी आधा, तू डबल तो मैं भी डबल, तू 100 टाइम्स तो मैं भी 100 टाइम्स। दैट्स इट। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलो अब इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसको रेजिस्टेंस क्यों बताया गया। ओके, सो ये सब आपने नोट कर लिया है, ये हटा दो। ओके, चलो, सो ये है ओम्स लॉ, और उसके बाद में आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाला, तो V इज इक्वल टू IR हो गया। ओके, RI लिखो, IR। नाउ ध्यान से देखो कि करंट क्या है, करंट इज इक्वल टू V/R। ओके, नाउ इफ V रिमेन्स कांस्टेंट, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? हमने पिछले वीडियो में देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है बैटरी। सो प्रोवाइडेड बाय बैटरी। नाउ आई विल कीप द बैटरी सेम। इफ आई कीप द बैटरी सेम, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज फिक्स्ड, है ना। पोटेंशियल आपने बैटरी में देखा होगा ना, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसी बैटरी सेल होती है। सो नाउ इफ दिस इज कांस्टेंट, कीप कांस्टेंट। इफ आई कीप दिस कांस्टेंट, कैन आई से, ध्यान से देखो, कैन आई से दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R? बोल सकता हूं? उल्टा करके देखो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दी तो इक्वल आएगा, एंड व्हेन यू पुट इक्वल यू हैव टू पुट सम कांस्टेंट। नाउ यहां पर कांस्टेंट कौन है हमारे सिचुएशन में, एक्सपेरिमेंट में? बैटरी, मतलब V। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन? ध्यान से देखो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या था कि V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है, V कम होता है तो I भी कम होता है साथ में, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान से देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट इफ I, सो ऐसा बोलते हैं, इफ R increases, I will decrease, and if R decreases, I will increase। समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, बढ़ा कम हुआ, कम हुआ बढ़ा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रेजिस्टेंस इज। समझो ध्यान से, मैं अभी बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। और इसको हमने, इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस नाम क्यों दिया? ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट है उसको ध्यान से समझो। रेजिस्टेंस मतलब क्या? सपोज आपको क्लासरूम में, आप जहां टीचर खड़े होते हैं वहां से लेकर आपको एंड बैक बेंच तक जाना है, तो आप देखते हो बीच में जो लेन है, 2 बेंचेस के बीच में जो लेन है, वो लेन में बैग्स पड़ी हुई है, कुछ लोगों ने पांव बाहर निकाले हुए हैं, कुछ लोगों ने हाथ बाहर निकाला हुआ है ना। सो बेसिकली वहां पर बहुत ट्रैफिक है, तो क्या आप यहां से वहां इजीली जा सकते हो क्या? क्या आप इजीली फ्लो या इजीली जा सकते हो क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, इजीली नहीं जा सकते, मेरा करंट कम है। क्यों करंट कम है? बिकॉज ऑब्स्टिकल्स, ये जो रेजिस्टेंस है
वो क्या है? ऑब्स्टेकल इन फ्लो है। समझ रहे हैं? मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर और बैग्स आ गई, तो क्या जाने के लिए जगह है? करंट कम, फ्लो कम। और सपोज अभी टीचर बोलते कि टीचर मेरे को आना है पीछे, चलो बैग हटाओ। तो बैग हटाओ मतलब क्या? मैं टीचर बोलते हैं कि आए बढ़ाना है, मतलब मेरे को जल्दी से आना है, जल्दी से फ्लो होना है। सो आप क्या करते हो? तुरंत रेजिस्टेंस कम कर देते हो, मतलब ट्रैफिक हटा देते हो। क्लियर है? सो ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं कम करता हूं तो इजी फ्लो हो जाता है? तो आप बोलेंगे ऐसा कौन सी चीज है जिसको मैं कम कर दूं तो ट्रैफिक इजीली फ्लो होता है, गाड़ियां चलने लगती है? तो आप बोलेंगे रोड बड़े कर दो, रोड अच्छे कर दो। बेसिकली आप बोलेंगे कि ऑब्स्टिकल्स कम कर दो तो गाड़ियां इजीली फ्लो होगी। सो इस ऑब्स्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। क्लियर है? और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस वो क्वांटिटी है जो बताती है कि करंट इजीली फ्लो होगा या नहीं। मुझे बताओ, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? सो इसको नाम समझना है आपको। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम रेजिस्टेंस क्यों दिया? बिकॉज इट मेक्स सेंस, राइट? कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है? हम बोलते हैं अच्छा ये कम होती है ना तो करंट बढ़ता है, बोला ये ऐसा कैसे? ये कम होता है तो बढ़ता है। हाँ, तो शायद ये ऑब्स्टेकल होगा। सो हमने बोला ये तो ऑब्स्टेकल है, मतलब इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस कहां से आता है? हाउ आप बोलो कि रेजिस्टेंस कहां से आता है, कैसे इमेजिन करेंगे? तो मैंने आपको इमेजिन करवाया, रास्ते में ट्रैफिक है, बट यहां पे क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में चल रहे हैं तो उनको रेजिस्टेंस कौन देता है? तो वो वायर खुद उसको रेजिस्टेंस देती है। सो बेसिकली इट्स लाइक दिस कि ये दीवार है, ये घर है पूरा, ठीक है, बहुत सारी दीवारें हैं और मैं इलेक्ट्रॉन हूं। तो मुझे अगर सीधा जाना है तो सीधे जाने में क्या आता है? ये घर का स्ट्रक्चर आता है ना। मैं जाता हूं तो मुझे फिर दीवार मिलती है, फिर टेबल मिलता है, फिर कुछ और फ्रिज मिलता है। सो बेसिकली मैं टकराते जाता हूं। बट अगर मुझे क्लियरली इजीली जाना है तो मैं क्या कर दूंगा? पूरा खुला मैदान कर दूंगा। बट खुला मैदान तो हो नहीं सकता ना, घर तो है। सो इन द वायर एटम्स आर देयर, और वो एटम्स ऐसे हैं। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है तो इलेक्ट्रॉन टकराते हुए ही जाएगा। देखो ये एटम्स है। अब मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन को जाना है, ये इलेक्ट्रॉन को जाना है तो ये क्या होगा? यहां पे ऐसे टकराएगा, फिर इसको टकरा के यहां आ जाएगा, फिर इसको टकराएगा, फिर इसको टकराएगा, फिर ऐसे। तो बेसिकली बहुत टक्कर करते हुए बहुत ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं उसको, और फिर वो कैसे तो भी आगे जाता है। सो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कहां से आया? एटम से, खुद वायर से ही आया। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से आया? वायर से ही आया। टक्कर भी कहां मिल रही है उसको? वायर में ही मिल रही है। क्लियर? सो आपको आइडिया आ रहा है समझ में कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है इजीली? बिकॉज रास्ते में एटम्स है। एटम्स क्यों है? बिकॉज वायर किससे बना है? एटम से तो बना है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज ऑब्स्टिकल टू फ्लो। एंड वो कहां से आया? हाउ? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटम्स, उसको टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सो अब हमको समझ में आया कि इसको रेजिस्टेंस नाम क्यों दिया और रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, चलो अब हटा देते हैं इसको और आगे की बात देखते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो तो उसको क्या बोलते हैं। सो हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, या फिर वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ये जो तीन टाइप के मटेरियल है उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं और इनके विशेष नाम हैं। जिनका हाई रेजिस्टेंस है उनको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर। बताओ भाई, जिसमें ऑब्स्टेकल्स ज्यादा है वो कंडक्ट कर पाएगा क्या? कंडक्ट मतलब ले जाएगा क्या? देखो जो रोड पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत खड्डे हैं, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, रेजिस्ट कर रहा है, वो जाने नहीं दे रहा। तो क्या वो कंडक्ट होने दे रहा है? नहीं। सो रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब खड्डे ज्यादा, तो कंडक्शन जो है वो पुअर होगा। अब बताओ, जहां पे रेजिस्टेंस कम है मतलब कि ऑब्स्टेकल्स कम है, मतलब खड्डे नहीं है, अच्छा रोड है, तो वो कंडक्शन कैसा होगा? गुड कंडक्टर। और
जो वेरी हाई रेजिस्टेंस है, वेरी हाई रेजिस्टेंस मतलब रास्ता ही नहीं है, आपकी गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो आप उसको बोलते हो वो कंडक्टर है ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं दे रहा, वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर, ओके। देखो आप बोलेंगे कि अच्छा है, कंडक्ट करना चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, बट देखो कभी कभी इन चीज़ों की तीनों टाइप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे यू नीड अ गुड कंडक्टर लाइक metals like copper, aluminium. Why do you need good conductors? Because you want to conduct electricity, तो आपको good conductors चाहिए। Why do you need insulators? Why do you need materials which have bad conductivity, poor conductivity? मतलब रेजिस्टेंस वाली चीज़ें क्यों चाहिए आपको? देखो कभी आप बल्ब का काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो, तो आप वुड की चेयर पे खड़े होते हो, मेटल की चेयर पे नहीं। वुड की चेयर पे क्यों खड़े होते हो? बिकॉज आप नहीं चाहते कि करंट फ्लो हो, है ना। सो यू वांट अ मटेरियल विच इज अ बैड कंडक्टर, विच इज एन इंसुलेटर। रबर की चप्पल पहनते हो, सो कभी अगर आपको शॉक नहीं लगना चाहिए, इसलिए आप इंसुलेटर भी यूज करते हो, तो ये होते हैं रबर, है ना, वुड, इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में पुअर कंडक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। सो ओम्स लॉ में हमने क्या देखा? ओम्स लॉ है V इज प्रोपोर्शनल टू I। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। फिर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाली R, और वो R का डेफिनेशन क्या बताया हमने? वो रेजिस्टेंस है। आपने बहुत डिटेल में समझा रेजिस्टेंस को कैसे विजुअलाइज करें। फिर हमने देखा, 2 क्वेश्चंस भी किए हमने, उसके बाद देखा कि अलग अलग रेजिस्टेंस की टाइप की वजह से अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इज बेस्ड ऑन द ग्राफ विच यू हैव टू ड्रॉ, ओके। तो चलो मैं इसको हटा देता हूं और फिर वो डेटा ड्रॉ करते हैं। सो वो जो डेटा है वो मैं अगर अब जल्दी से ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, या मैं पहले लिख लेता हूं, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इन पेज 221। सो व्हाट आर दे सेइंग इज कि यहाँ पे करंट है, यहाँ वोल्टेज है, ये वोल्ट्स में है और ये एम्पियर में है, ओके। और उन्होंने डेटा दिया है आपको, कितने डेटा दिया? 5 डेटा दिया। सो दे आर सेइंग कि करंट 0.5, 1.0, 2.0 इस तरीके से करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज क्यों हो रहा है? बताओ, करंट चेंज क्यों हो रहा है? पानी ज्यादा कम क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज चेंज हो रहा है, ओके। तो इसको मैं लिख लेता हूं 1.6, 3.4, 6.7 एंड 10.2 एंड 13.2। क्लियर? तो ये डेटा उन्होंने दिया है, एंड व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग दैट यू शुड प्लॉट द ग्राफ एंड यू शुड टेल अस द रेजिस्टेंस, ओके। सो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ? सो यहां पर आप ले लो वोल्ट, सो यहां पर मैं ले लेता हूं V, यहां पर ले लेता हूं करंट एम्पियर में और ये वोल्ट में। सो V पोटेंशियल डिफरेंस एंड V वोल्ट, सेम लेटर यूज होते हैं, ओके। तो चलो इसको प्लॉट किया जाए। आप कर लेंगे प्लॉट? कैसे कर लेंगे? चलो 1, 2, 3, 4 है ना, और ये इधर। सो 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0, ओके। यहाँ पर ये कहाँ तक जाने वाला है? 13 तक जाने वाला है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में कर लो, 4 पार्ट्स में रहना तो, ओके। सो इसको ले लेते हैं 4 पार्ट्स में। सो 3, 6, 9, 12, और यहाँ पे कहीं पे 13.2 ले लेंगे, ओके। सो आई गेस आप ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लेंगे। नाउ लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स। सो ये जब होगा तब ये यहाँ पर है, 1 के पास ये 3.4 है, सो यहाँ पर कहीं है, ऐसे 2 एंड 6.7, सो समवेयर हियर, 3 एंड 10.2, सो समवेयर हियर, एंड 4 एंड हियर। सो आई थिंक ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ओके। अब इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिख सकता है, ओके ना। मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही होगी बट आनी चाहिए, और मैं आपको बताता हूं ये एग्जैक्टली पॉइंट्स क्यों लाइन पर नहीं आ रहे। देखो ओम ने बताया, ओम्स लॉ ने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इन ग्राफ लैंग्वेज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके।
मतलब यू शुड गेट डेटा लाइक दिस, मतलब एकदम प्रॉपरली इस लाइन पे आना चाहिए था. बट वाई आर यू नॉट गेटिंग इट इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन? दीज पॉइंट्स आर हियर एंड देयर बिकॉज ऑफ एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट, एरर्स इन योर मेजरमेंट. ऐसा कुछ कुछ एरर होके थोड़ा इधर उधर डेटा आता है. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अगर आपको प्लॉट तो हमने कर दिया, नाउ यू वांट टू फाइंड आर. बताओ व्हाट इज आर? फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर. सो आर क्या है? v बाय आई. क्लियर ना? आपके पास बहुत सारे v हैं और बहुत सारे i हैं, कोई भी इसमें डाल दो आ जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स पुट r1. नाउ व्हाई आई एम पुटिंग r1 इज बिकॉज ये वाला देखो 1.6 अपॉन 0.5 बराबर है क्या? Now if I divide this, what do I get? I think I get 3.2. 3.2 क्या यूनिट है? ओम. Let's find out R2. 3.4 upon 1.0. What are you getting? 3.4. आपका रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों आ रहा है? वायर तो सेम है बट रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, एरर इन द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो एरर भी हो सकता है. ओके, सिमिलरली R3 निकाले. R3 निकालते हैं, कितना आ रहा है? 6.7 अपॉन 2.0. सो आई थिंक ये आएगा 3.35 ओम के आसपास. R4 भी देख ले, 10.2 अपॉन 3.0. ओके, हाउ मच इज दिस? इज दिस 34? 3.4, लेट मी सी. 10. Yes, so this answer is 3.4. Okay, and R5 भी निकालना है if you want. So this is 13.2 upon 4.0. How much are we getting here? Should I calculate? आप भी calculate कर लो. 132 divided by 40. This is 3.3. Okay. So now why are we getting different R values at different locations? हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 एटसेट्रा एटसेट्रा. बट यहां तो देखो V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2 सब थोड़े थोड़े अलग आ रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एरर्स. ओके, आइडियली थियोरेटिकली आपका सब वैल्यूज एक जैसे ही आना चाहिए. सो इफ यू वांट टू गिव एन आंसर, व्हाट यू कैन डू इज टेक एन एवरेज एंड टेल देम कि ये एवरेज वैल्यू आ रही है. ओके, सो दैट्स इट फॉर ओम्स लॉ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जो ये है ये किस पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और आई पे डिपेंड नहीं करता. पोटेंशियल डिफरेंस और आई पे डिपेंड नहीं करता. एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ये तो कांस्टेंट है. ओके, बट ध्यान से, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आर डिपेंड्स ऑन अ फ्यू थिंग्स. इसमें से डिपेंड्स ऑन मटीरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया. सो ये चीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा. वी विल टॉक अबाउट कि ये खुद जो कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं वो खुद किस पे डिपेंड करता है. ओके, सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक पढ़ाई करते रहे एंड वी विल सी यू.